आज के इस विस्तृत विश्लेषण या कहें कि इस डीप डाइव में हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। और ये हिस्सा राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा में रहता है, कई बार विवादों में भी। बिल्कुल। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो संविधान के भाग 6 पर केंद्रित है। इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का पूरा ब्यौरा है। और इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की भूमिका को डीकोड करना है। हाँ, उनकी शक्तियां और इस पद से जुड़े वो जटिल पहलू जो अक्सर मतलब जो सतह के नीचे छिपे रहते हैं, उन्हें आज हम समझेंगे। देखिए, ये विषय सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिनका उद्देश्य भारतीय राजनीति व्यवस्था को एकदम सूक्ष्म स्तर पर समझना है, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की है। सही कहा। मतलब राज्यपाल का जो पद है वो राज्य स्तर पर हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक धुरी है। बिल्कुल, एक अहम धुरी है। और इस धुरी के इर्द गिर्द जो शक्तियों का ताना बाना बुना गया है ना, उसे समझे बिना संघीय ढांचे को समझना नामुमकिन है। तो चलिए इसी ताने बाने को सुलझाना शुरू करते हैं। मैं कहूंगी कि राज्य कार्यपालिका की संरचना से ही बात शुरू की जाए। बिल्कुल सही रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के बीच राज्य कार्यपालिका का जिक्र है। और स्रोतों के अनुसार जैसे केंद्र में कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति बैठते हैं, ठीक उसी तरह राज्य में यह स्थान राज्यपाल का होता है। उनके अंतर्गत मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आती हैं और महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल आते हैं। सही है। तो ये ढांचा देखने में बिल्कुल केंद्र की एक मिरर इमेज लगता है। ये दर्पण छवि इसलिए है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने राज्यों के लिए भी उसी संसदीय प्रणाली को उपयुक्त माना जो केंद्र के लिए अपनाई गई थी। लेकिन ये दर्पण पूरी तरह से सपाट नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प वक्र हैं। जैसे जैसे हम अनुच्छेदों की गहराई में जाएंगे, ये स्पष्ट होगा कि राज्य का ढांचा केंद्र की हूबहू नकल नहीं है। मतलब उसमें क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल, अहम बदलाव किए गए हैं। इसी बात पे मुझे लगता है अनुच्छेद 153 का जिक्र आना लाजमी है। ये अनुच्छेद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 1956 का संशोधन, उसने इसमें एक बहुत ही व्यावहारिक अपवाद जोड़ दिया। मतलब इस संशोधन के बाद ये संभव हो गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सके। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1956 का जो समय था वो राज्यों के पुनर्गठन का दौर था। प्रशासनिक लचीलेपन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी छोटे राज्य के लिए अलग से पूरा तामझाम खड़ा करने के बजाय या किसी आपात स्थिति में, सही कहा, आपात स्थिति में पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार सौंपना ज्यादा व्यावहारिक होता है। यह संशोधन इसी बात का प्रमाण है कि संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। ये प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने वाला तंत्र है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अनुच्छेदों को लेकर अक्सर एक डर सा रहता है कि इतने सारे नंबर कैसे याद रखे जाएं। हाँ, ये आम बात है। लेकिन जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो बताती है कि संविधान की संरचना में एक गजब की गणितीय लय है। इसे रूल 89 या कहें कि संविधान का मैजिक फॉर्मूला कहा जा सकता है। मैजिक फॉर्मूला? बिल्कुल। नियम बहुत ही सीधा है। यूनियन आर्टिकल प्लस 89 इज इक्वल टू स्टेट आर्टिकल। यानी केंद्र के किसी अनुच्छेद में 89 जोड़ देने पर राज्य का संबंधित अनुच्छेद मिल जाता है। और ये फॉर्मूला अनुच्छेद 72 से लेकर 111 तक लगभग हर जगह एकदम सटीक बैठता है। सही। क्या बात है। ये जो गणितीय समानता है ना, ये वाकई में संविधान की ड्राफ्टिंग की उस व्यवस्थित सोच को दर्शाती है जिस पर बहुत कम बात होती है। इसके कुछ उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल। इसके अनुप्रयोग को देखें तो केंद्र में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। हाँ, उसमें 89 जोड़ते ही हम 161 पर पहुंच जाते हैं, जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। वाओ! इसी तरह केंद्र के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का जिक्र अनुच्छेद 76 में है। 89 जोड़ने पर 165 मिलता है, जो राज्य के महाधिवक्ता से जुड़ा है। ये तो शक्तियों के समानांतर ढांचे को बिना रटे समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मैं तो हैरान हूँ। इसमें कुछ और पढ़ते भी हैं, जैसे अनुच्छेद 74
केंद्र की मंत्री परिषद की बात करता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। 74 प्लस 89 करते ही हम अनुच्छेद 163 पर आते हैं, जहां राज्य की मंत्री परिषद का जिक्र है। क्या बात है। और सबसे बड़ा ढांचागत उदाहरण देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है और 168 में राज्य विधानमंडल का। तो ये केवल नंबरों का खेल नहीं है, ये दिखाता है कि केंद्र और राज्य की मशीनरी को एक ही खांचे से लेकिन अलग-अलग स्तरों के लिए कैसे ढाला गया है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। इस व्यवस्था को समझने के बाद अब शक्तियों के वास्तविक बंटवारे पर आते हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। यहाँ औपचारिक प्रमुख बनाम वास्तविक प्रमुख का वो क्लासिक विभाजन सामने आता है। मतलब राज्यपाल केवल एक औपचारिक प्रमुख है, फॉर्मल हेड। हाँ, जबकि वास्तविक शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। और फिर अनुच्छेद 166 ये स्थापित करता है कि राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए हुए माने जाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संतुलन है। अब सवाल ये उठ सकता है कि अगर सारे फैसले मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद को ही लेने हैं, तो राज्यपाल के नाम की मोहर की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इसका उत्तर संसदीय लोकतंत्र की उस नींव में है जहां नीतियां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बनाते हैं। लेकिन उन नीतियों को लागू करने के लिए राज्य के एक निष्पक्ष, गैरदलीय और स्थायी चेहरे की जरूरत होती है। राज्यपाल वही चेहरा है। मतलब वो राज्य की निरंतरता का प्रतीक है, भले ही सरकारें आती जाती रहे। एकदम सही। नियुक्तियों के मामले में ये निरंतरता और निष्पक्षता और भी स्पष्ट होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो राज्यपाल करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम पद उनके दायरे में आते हैं। जैसे राज्य के महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। साथ ही वे राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर भी होते हैं। नियुक्तियों का ये जो अधिकार है ना, ये बहुत ही रणनीतिक है। कैसे? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का काम सरकार की नीतियों की समीक्षा करना या निष्पक्ष चुनाव करवाना है। राइट। अगर इनकी नियुक्ति सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में दे दी जाए तो इन संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। हाँ, ये तो है। राज्यपाल के माध्यम से नियुक्ति ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि ये पद राजनीतिक दबाव से कुछ हद तक मुक्त रहें। और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी भूमिका यही है, शिक्षा के उच्च संस्थानों को रोजमर्रा की दलगत राजनीति से बचाए रखना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जो पद इतनी निष्पक्षता की मांग करता है, उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का चुनाव कैसे होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल का सीधा चुनाव नहीं होता। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी वारंट के माध्यम से की जाती है। इसी कारण से अक्सर ये बहस छिड़ती है कि राज्यपाल राज्य का निष्पक्ष प्रमुख है या फिर सीधे सीधे कहे तो केंद्र सरकार का एजेंट है। और इस सवाल ने भारतीय राजनीति में शायद सबसे ज्यादा घर्षण पैदा किया है। बिल्कुल। आपको बता दूं कि संविधान सभा में भी इस पर लंबी बहस हुई थी कि राज्यपाल चुनावा होना चाहिए या नियुक्त किया हुआ। अंततः नियुक्ति का रास्ता चुना गया ताकि राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में सत्ता के दो समानांतर केंद्र न बन जाएं। टकराव से बचने के लिए। हाँ, लेकिन केंद्र के एजेंट वाली इस दुविधा को सुलझाने के लिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया कमीशन। जी, जिसने कुछ बहुत ही व्यवहारिक और गहरी सिफारिशें दी थी। उन सिफारिशों का उद्देश्य राज्यपाल के पद की गरिमा को बहाल करना था। स्रोत बताते हैं कि पहली सिफारिश ये थी कि राज्यपाल एक गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। आउटसाइडर होना चाहिए। और तीसरा, नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह जरूर ली जानी चाहिए। हालांकि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये केवल सिफारिशें और परंपराएं हैं, कोई बाध्यकारी कानून नहीं। मतलब इन्हें मानना जरूरी नहीं है। जी, कई बार राजनीतिक यथार्थ इन परंपराओं पर भारी पड़ जाता है। जब इन सिफारिशों को नजरअंदाज किया जाता है, तभी केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं। खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों। बिल्कुल। और ये टकराव सीधे तौर पर राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़ा है। अनुच्छेद 156 के अनुसार सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है।
लेकिन असली पेच इस बात में है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्यपाल को पद से हटा सकती है। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं, जहां केंद्र में सत्ता परिवर्तन होते ही थोक के भाव में राज्यपालों को हटा दिया गया। लेकिन 2010 में न्यायपालिका ने इस मनमानी पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगाया। बीपी सिंगल बनाम भारत संघ का वो ऐतिहासिक मामला याद करने लायक है। वो तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल को किसी भी राजनीतिक कारण या सनक के आधार पर मनमाने ढंग से हटा दिया जाए। वाओ, ये यकीनन एक बहुत बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति है। उन्हें हटाने के लिए कोई ठोस, वैध और बाध्यकारी कारण होना चाहिए। इस फैसले ने न केवल राज्यपालों को एक तरह की सुरक्षा प्रदान की, बल्कि केंद्र सरकार की असीमित शक्ति पर भी एक संवैधानिक लगाम लगाई। हाँ, और ये फैसला उस संवैधानिक प्रमुख बनाम केंद्र के एजेंट वाली बहस में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब अगर योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 157 और 158 में इसके लिए मापदंड तय किए गए हैं। योग्यताएं बहुत ही बुनियादी हैं। भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी करना। सही है। लेकिन जो शर्तें हैं वे पद की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता और किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर आसीन नहीं हो सकता। इन शर्तों के पीछे का दर्शन सीधा है। हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या किसी विधायिका का सदस्य है तो वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाएगा। वेतन के मामले में भी यह निष्पक्षता झलकती है। राज्यपाल का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है और राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ओके। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में 7वें संशोधन की बात की थी, अगर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन का अनुपात राष्ट्रपति तय करते हैं, ताकि दोनों राज्यों के बीच कोई वित्तीय विवाद ना हो। एकदम सही। शपथ ग्रहण का पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। हाँ, और एक खास नियम ये है कि यदि किसी राज्यपाल का किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है तो उन्हें वहां जाकर फिर से शपथ लेनी होती है। ये दोबारा शपथ लेने का प्रावधान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। अच्छा। जब मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं तो वो राज्य की न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक संतुलन का प्रतीक होता है। और दूसरी बार शपथ लेने का कारण यह है कि राज्यपाल केवल एक अमूर्त पद नहीं है। राइट। वो उस विशिष्ट राज्य के संविधान और वहां की जनता के कल्याण के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। राइट। इसलिए एक राज्य की शपथ दूसरे राज्य में स्वतः लागू नहीं हो सकती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासतौर पर जब हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना करते हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की मतदान की शक्ति दी गई है। अगर इसे राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 वाली शक्ति के बरक्स रख कर देखें तो कार्यपालिका शक्तियों की सीमाएं एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। दोनों क्षमा कर सकते हैं, प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामले में राज्यपाल के हाथ बंधे हुए हैं। वे मौत की सजा को निलंबित कर सकते हैं, उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन उसे पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकते। सही कहा। और सैन्य अदालतों के मामले तो पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये अंतर हमारे संघीय ढांचे की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक है। रक्षा और सशस्त्र बल विशुद्ध रूप से संघ के विषय है, यूनियन के विषय। हाँ। इसलिए राज्यों को सैन्य न्याय प्रणाली से पूरी तरह बाहर रखा गया है। मृत्यु देने का अंतिम और पूर्ण अधिकार केवल राष्ट्र के सर्वोच्च प्राधिकारी यानी राष्ट्रपति के पास ही होना चाहिए। ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति की एक बहुत ही तार्किक सीमा है। विधायी शक्तियों के मोर्चे पर भी राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को आहूत करता है, समन करता है। हाँ, उनका सत्रावसान करता है और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार भी रखता है। राजनीतिक अस्थिरता के समय में ये शक्तियां कितनी निर्णायक हो जाती हैं, ये तो सबने देखा ही है। विधायी शक्तियों का सबसे घर्षण वाला बिंदु अनुच्छेद 200 के तहत आता है। जब राज्य विधानमंडल कोई विधेयक या बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजता है
तो उनके पास 4 विकल्प होते हैं। ओके। पहला, स्वीकृति देना। दूसरा, स्वीकृति रोकना। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। और चौथा? सबसे विवादित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये जो चौथा विकल्प है, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, ये असल में राज्य की राजनीति में एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। या यूं कहें कि केंद्र और राज्य के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा कर देता है। दोनों बातें सच हैं। इसका मूल उद्देश्य ये था कि यदि कोई राज्य सरकार जल्दबाजी में या अपनी शक्ति के नशे में कोई ऐसा कानून बना दे जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, या जो सीधे तौर पर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, जी, या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो, तो उसे रोका जा सके। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में कई बार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल इस शक्ति का उपयोग राज्य के अहम विधेयकों को लंबे समय तक लटकाने के लिए भी करते हैं, जो इसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बना देता है। बिल्कुल। इसी तरह विधायी प्रक्रिया से जुड़ा एक और अहम अनुच्छेद 213 है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ऑर्डिनेंस। हाँ, जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी तत्काल कानून की जरूरत हो, तब राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। इस अध्यादेश की वैधता विधानमंडल की अगली बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक होती है। इसका अधिकतम जीवन काल 6 महीने और 6 सप्ताह का होता है। सही है। यहाँ भी हमारा रूल 89 वाला पैटर्न दिखाई देता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 और राज्यपाल का 213। अध्यादेश जारी करना भी एक आपातकालीन विधायी शक्ति है, लेकिन इसे मंत्री परिषद की सलाह पर ही जारी किया जाता है। असली मुद्दा तब खड़ा होता है जब हम राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों या कहें डिस्क्रेशनरी पावर्स की बात करते हैं, जहां वे अपने विवेक से फैसला लेते हैं। हाँ, संविधान ने कुछ विशेष परिस्थितियां तय की हैं जहां राज्यपाल को किसी मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के विवेक से फैसला लेना होता है। और इन विवेकाधीन शक्तियों में सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 356, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। अगर राज्यपाल को ये आभास हो जाए कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। बिल्कुल। इसके अलावा त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली की स्थिति में विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। हाँ, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, ये तय करना पूरी तरह से राज्यपाल के हाथ में होता है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रमुख है, लेकिन संविधान में राज्यपाल को राष्ट्रपति से कहीं अधिक स्पष्ट और व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। ये तो है। राष्ट्रपति लगभग हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होता है, लेकिन राज्यपाल को अनुच्छेद 163(2) के तहत स्पष्ट रूप से यह अधिकार है कि वो तय करे कि कौन सा मामला उसके विवेक के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं। और उसके इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल नहीं दी जा सकती। यह वास्तव में एक चौंकाने वाली जानकारी है। मतलब संविधान ने राज्य स्तर पर एक ऐसे प्रहरी को बैठाया है जिसके पास केंद्र के प्रमुख से भी ज्यादा लचीलापन है। इसका कारण यह है कि संविधान निर्माता ये जानते थे कि राज्य स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता, अलगाववाद या संवैधानिक मशीनरी के टूटने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में राज्यपाल को एक मूक दर्शक बनाकर नहीं रखा जा सकता था। उसे संकट के समय त्वरित और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उन विवेकाधीन शक्तियों की सख्त जरूरत थी। तो तक की इस गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 153 से लेकर राज्यपाल के पद का सृजन होता है और 1956 का संशोधन उसे विस्तार देता है। हाँ, हमने अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति और केंद्र के एजेंट वाली बहस को समझा, बीपी सिंघल केस के ऐतिहासिक फैसले पर बात की, अनुच्छेद 161 और 165 में शक्तियों को जाना और अध्यादेश लाने वाले अनुच्छेद 213 के गणित को समझा। इस पूरे ढांचे का निचोड़ ये है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। ये पूरा तंत्र चेक और बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। नियंत्रण और संतुलन। हाँ, लेकिन ये संतुलन अक्सर बहुत नाजुक होता है। और इसी नाजुक संतुलन को लेकर आज की चर्चा का अंत एक गहरे विचार के साथ किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है, वो ये है कि यदि राज्यपाल केंद्र का नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है और साथ ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है,
तो ऐसे परिदृश्य में क्या होगा जब केंद्र में एक विचारधारा की सरकार हो और राज्य में उसके बिल्कुल विपरीत विचारधारा की सरकार हो? ये तो बहुत ही ज्वलंत सवाल है। ये जो दोहरी भूमिका है वो हमारे देश के संघीय ढांचे के इस नाजुक संतुलन को किस तरह से प्रभावित करती है? या एक राज्यपाल राजनैतिक निष्ठा और संवैधानिक नैतिकता के बीच उस महीन रेखा को बनाए रख पाता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारे लोकतंत्र का वास्तविक परीक्षण छिपा है। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक और प्रासंगिक सवाल है। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उन्हें इस पर जरूर विचार करना चाहिए। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल लेकिन बेहद अहम विषय की गहराइयों में उतरने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही विषयों को डिकोड करते रहेंगे।